नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की। सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट वक्फ से रिलेटेड है। वक्फ में जो मेंबरान होते हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि कितनी शक्ति सरकारों को है अपॉइंटमेंट करते समय, और अगर कोई गलत अपॉइंटमेंट हो गया है तो उनके रिमूवल के समय पर। अब इससे पहले मैं वक्फ के विषय में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। क्योंकि वक्फ को लेकर बहुत सारे प्रश्न मुझे बहुत सारे मेल लोग भेजते हैं। ख़ास तौर से लोगों का कहना है कि वक्फ ख़त्म क्यों नहीं कर दी जाती, वक्फ को ख़त्म कर दीजिए, वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दीजिए, और हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट को ख़त्म कर दीजिए। ऐसी बहुत सारी मेलें मुझे आती हैं और लोग बहुत सारे प्रश्न करने के अलावा बहुत सारा ज्ञान भी देते हैं। हम पहले डिस्कशन करना चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखने की है और वो ये है, हाँ उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ तक फ़ोन करके कहते हैं कि साहब आपकी ऑडियो बहुत स्लो है, लिखते भी हैं ऑडियो बहुत स्लो है। अगर देखिए, ये लेक्चर सीरीज़ है, याद रखिएगा ये लेक्चर है, मैं चिल्लाकर नहीं बोल सकता, फ्रीक्वेंसी ऊपर नहीं होती है। बहुत तेज गास्प करने वाले इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो भी आवाज़ स्लो ही जाती है, क्योंकि उसकी जो जो ध्वनि है या उसका जो सुर है वो सुर स्लो रहता है। क्योंकि ये लेक्चर है, ये भाषण नहीं है। भाषण होता है तो यही माइक बहुत तेजी से आवाज को लेते हैं। आपने पुराने भाषणों को मेरे सुना होगा तो उसमें यही माइक बहुत तेजी से आवाज लेते हैं। खैर, इसलिए क्षमा करिएगा। आपको मैं अनुरोध करूंगा कि वो कान वाले लेपल माइक लगा लीजिए, हैंड फ्री लगा लीजिए, उससे सुनिए, अच्छा रहेगा। लेक्चर को लेक्चर बना रहने दीजिए। खैर, हम लोग आ जाते हैं वक्फ को लेकर। एक चीज सदैव याद रखनी चाहिए कि वक्फ जो है वो एक स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी का मतलब कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है। ये सरकार के द्वारा वक्फ एक्ट 1995 जो इस समय है 2013 में अमेंड किया गया, उसके तहत बनाई हुई बॉडी है। वक्फ का काम क्या है? वक्फ बोर्ड का काम यह है। वक्फ बोर्ड में बार बार कह रहा हूं कि कोई मुसलमानों के द्वारा बनाई हुई बॉडी नहीं है। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, ये सब अनस्टेचुरी हैं, इनका कोई महत्व तो नहीं है। ये सब अपने इकट्ठे होकर जो भी कहते घूमे। लेकिन वक्फ बोर्ड सरकारी बॉडी होती है और इस पर सरकार का पूर्ण प्रभाव होता है, पूर्ण रूप से अधिकार होता है। और पूर्ण अधिकार सरकार का इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टियां हैं, इन प्रॉपर्टियों के रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार ने अपने हाथ में ले रखी होती है। तो सरकार उसका रखरखाव कैसे करे, ये अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये स्टेट प्रॉपर्टी होती है, राज्य की संपत्ति होती है, और राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको संरक्षित करे। अब वो उसका संरक्षण वो कैसे करती है, जायज या नाजायज, ये आपके वोट पर डिपेंड करता है कि जिस प्रकार वोट डालकर आपने सरकारें बनाई हैं, जिस मूड मत की सरकार बनती है, वो उस तरह के मेंबर्स को चुनती है। जो मेंबर चुनकर जाते हैं वो वहां पर वक्फ का यूज मिसयूज कैसे करते हैं, कानून का यूज मिसयूज कैसे करते हैं, क्या है। पहले वक्फ के बारे में जान लेते हैं। वक्फ संसद के द्वारा कानून पारित किया गया जिससे बनाई जाती है, और वक्फ में बहुत सारे प्रावधान हैं। खासतौर से वक्फ बोर्ड का निर्माण सेक्शन 14 वक्फ एक्ट के तहत किया जाता है, और सेक्शन 14 में वो ये कहता है कि जो भी वक्फ होगी उसका एक चेयरमैन होगा, दो दूसरे मेंबर्स होंगे जिसको राज्य सरकार चुनेगी। कहां से चुनेगी? पार्लियामेंट के मुस्लिम मेंबर हैं उनमें से चुन लेगी, या राज्य मतलब पार्लियामेंट के मुस्लिम मेंबर, जिस राज्य की वक्फ बनी हुई है, वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वो राज्य अपने यहाँ से जो मेंबर पार्लियामेंट में चुनकर जा रहा है उसमें से चुनेगा। और जो भी मुस्लिम मेंबर्स चुने गए हैं उनमें से राज्य में, यानी कि एमएलए, उनमें से कोई एक चुनेगा। फिर बार काउंसिल का मुस्लिम मेंबर चुनेगा जो राज्य की बार काउंसिल है। और इसके अतिरिक्त अगर एक बात ध्यान देने की है, अगर कोई बार में मुस्लिम मेंबर चुनकर नहीं गया तो किसी सीनियर एडवोकेट को कर सकते हैं। मुतवल्ली, अगर जो वक्फे हैं उनके मुतवल्ली, ऐसा कोई मुतवल्ली जिसके पास 1 लाख रुपए या उससे अधिक की इनकम हो, तो ऐसे मुतवल्ली को मेंबर बनाते हैं। मुस्लिमों में से एक ऐसा मेंबर जो कि
प्लानिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल वर्क, फाइनेंस में रहता है। और इसके अतिरिक्त शिया और सुन्नी की पॉपुलेशन थियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार शिया सुन्नियों में से वक्फ बोर्ड का मेंबर बना देती है। वक्फ बोर्ड के मेंबर बनाते समय एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का भी अधिकारी रहता है या उससे ऊपर का अधिकारी रहता है। कंडीशन यह है कोई मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता। और ये भी व्यवस्था की दी गई है कि एक कमेटी बनेगी जो कमेटी मेंबर्स का चुनाव, ये जो मेंबर हैं, जैसे अब पार्लियामेंट में सपोज किसी राज्य से 10 मुस्लिम चुने गए तो हमें तो एक ही लेना है, तो एक कमेटी बनी होगी वो नॉमिनेट करेगी। इसी प्रकार विधानसभा से हमें एक लेना है, विधानसभा में 25 मेंबर है, तो फिर राज्य सरकार एक कमेटी बनाती है, वो कमेटी बाकायदा उसको चुनती है और उन मेंबर्स का नाम नॉमिनेट करती है। ऐसे ही बार काउंसिल के। दूसरे, राज्य सरकार को यह अधिकार होता है कि वो अपने किसी गजेटेड ऑफिसर को भी, यानी कि जो मैंने चेयरमैन, वो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उससे ऊपर का अधिकारी का, उसको चुन लेती है और नॉमिनेट भी करती है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि वक्फ बनाई किसने? वक्फ बनाई राज्य सरकार ने। चुने किसने? राज्य सरकार ने चुने। तो जो वक्फ बोर्ड राज्य सरकार ने बनाकर रखा है, वो वक्फ बोर्ड जितनी भी वक्फ में संपत्तियां आई हैं या आ सकती हैं, उन सब का रख रखाव करेगा। अब वक्फ बोर्ड की ही जिम्मेवारी बनती है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करता है, यानी कि कोई भी मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को देना चाहता है तो वो वक्फ को देगा। ऐसी प्रॉपर्टी पर जब उसने दे दिया तो फिर वक्फ बोर्ड, फिर से मैं कहता हूं, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी तो फिर वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को अपने वेबसाइट पर चढ़ाता है और वेबसाइट पर चढ़ाने के बाद राज्य सरकार को कहता है कि ये प्रॉपर्टी हम वक्फ में शामिल करना चाहते हैं। अब उस प्रॉपर्टी को जो वक्फ में शामिल करना चाहता है, वो प्रॉपर्टी पर एक राज्य सरकार का एक कमीशन बैठता है, जो कमीशन जाकर मौका मुआयना करता है, प्रॉपर्टी के कागज देखता है, क्रॉस वेरीफाई करता है। सरकारी अधिकारी होते हैं ये, गजेटेड पोस्ट के सरकारी अधिकारी, जो भी कमेटी बनाई होती है, वो कमेटी जब उसको क्लियर कर देती है कि हाँ ये प्रॉपर्टी वाकई में सही तरीके से वक्फ में आई है और ये प्रॉपर्टी वक्फ हो सकती है, तब उस प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ में उसका डिक्लेरेशन होता है। उसके बावजूद अगर कोई डिस्प्यूट है तो वक्फ बोर्ड के पास ही एक ट्रिब्यूनल होता है, उस ट्रिब्यूनल में उसका क्लेम कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल से अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर हाई कोर्ट जाते हैं। ये व्यवस्था दे रखी। अब इसमें ये अलग बात है कि राज्य सरकार ही कोई प्रॉपर्टियों को वक्फ में डलवाना चाहती, सरकारी प्रॉपर्टी को वक्फ में डलवाना चाहती, तो जो कमेटी बैठे वक्फ बोर्ड ने कोई रिकमेंडेशन की कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की है, अब वो जो कमेटी है वो भी उसको अप्रूव्ड कर देती है, वो तो सरकारी कमेटी है टोटल, वो अप्रूव कर देती है, तो फिर वो प्रॉपर्टी वक्फ में चली जाती, किसी को होश नहीं। ऐसे बहुत बड़ी तादाद में सरकारी संपत्तियां वक्फ पर चढ़ाई गई। ऐसे एनिमी प्रॉपर्टी बड़ी तादाद में वक्फ पर चढ़ाई गई। इवेक्यू प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो लोग पाकिस्तान चले गए, क्योंकि हमने पाकिस्तान को 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जगह दे दी, तो जो लोग पाकिस्तान चले गए, हिंदुस्तान में जमीन छोड़ गए, वो जमीन इवेक्यू प्रॉपर्टी कहलाती है। राज्य सरकार उसको, जो वहां से रेफ्यूजी आए, उन रेफ्यूजियों को सरकार अलॉट कर देती है। लेकिन बहुत गलत तरीके से इन प्रॉपर्टियों को वक्फ पर चढ़ा दिया गया। ऐसी बहुत सारी मस्जिदें जो लोग छोड़कर चले गए, वो तो राज्य की संपत्ति हो गई थी, क्योंकि उधर मंदिर हम छोड़कर आए थे, वो राज्य की उनके पाकिस्तान की संपत्ति उन्होंने तोड़-फोड़ के बराबर कर ली। ऐसे ही बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मस्जिदें, मदरसे छूटे थे, घरों में इमामबाड़े टाइप बने थे, वो सारे राज्य सरकार के हो जाते हैं। लेकिन वो गलत तरीके से राज्य सरकारों ने, मैं उस समय कहूँ कि कांग्रेस की सरकारें बैठी हुई थी, कांग्रेस की सरकारों ने उस समय गलत तरीके से वक्फ बोर्ड के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से उन प्रॉपर्टियों को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवा दिया था। आज भी वो बहुत बड़ी तादाद में प्रॉपर्टियां हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड का विरोध मत करिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के मेंबरान सभी राज्य सरकार चुनती है। अब राज्य सरकार किनको चुनती है? जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हम माइनॉरिटी या वक्फ को लेकर एक हिंदू व्यक्ति बिठा दिया है। उन्होंने कहा कि भाई वक्फ ने जितनी प्रॉपर्टियां गलत तरीके से अर्जित की है, हम उन पर क्रॉस चेक करवा रहे हैं, उन पर इन्वेस्टिगेशन बिठा रहे हैं। अगर वो गलत तरीके से अर्जित की गई हैं तो वो प्रॉपर्टी या तो राज्य को समर्पित की जाएंगी या जिसकी हैं उसको वापस की जाएंगी।
बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि किसान की संपत्ति है, उस पर कुछ उबड़ खबड़ सा बना दिया और बाद में कह दिया कि साहब ये तो यहाँ कब्र बनी हुई थी, हमारी जमाने से कब्रें हैं। लेखपाल आया, उसने भी, कोई मुस्लिम लेखपाल था या कम्युनिस्ट लेखपाल था या कांग्रेसी लेखपाल था, उसने भी चढ़ा दिया कि साहब जमीन तो इनकी है हकीकत में, लेकिन ये वक्फ में है क्योंकि यहाँ पर कब्रें दबी हुई हैं और जमाने से दबी हुई हैं। तो फिर वो वक्फ चल गई और राज्य सरकार ने कमेटी बिठाई, कमेटी ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, प्रॉपर्टी वक्फ में चली गई। अब ट्रिब्यूनल में किसान को जाने को किसी ने बताया नहीं, रास्ते भी नहीं थे, उतना मुकदमा कैसे लड़ता। ये बहुत गलत तरीके से प्रॉपर्टियां अर्जित की गई हैं वक्फ में। इन प्रॉपर्टियों को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है कि वो डिक्लेयर कर रही है कि इन संपत्तियों पर अगर कोई क्लेम करता है या इनके पुराने रिकॉर्ड्स निकाले जा रहे हैं, इन रिकॉर्ड्स में गलत तरीके से चढ़ाई गई हैं, तो ये संपत्तियां वक्फ से बाहर की जाएंगी, ये लीगली वक्फ की संपत्तियां नहीं। तो फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्य सरकार की क्या आपने चुनी है, राज्य सरकार में आपने किसको मुख्यमंत्री बनाया, इस पर डिपेंड करता है कि वक्फ सही चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन अगर इन प्रॉपर्टियों को खुला छोड़ दिया जाए, यानी कि राज्य अपने कब्जे में वक्फ बोर्ड के माध्यम से ना करे, तो फिर आप सोच सकते हैं कि फिर इस पर कितनी अफरा तफरी होगी और कितनी गलत तरीके से संपत्तियां अर्जित की जाएंगी और कितनी प्रॉपर्टियों की वजह से दंगे होंगे। क्योंकि वो जो कब्रें बना दी जबरदस्ती, उन पर वो डिक्लेयर कर देंगे ये तो हमारी वो थी, अब जब राज्य सरकार कहेगी खाली करो तो वो दंगे करेंगे। तो फिर वक्फ बोर्ड पर वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, हाईकोर्ट बना हुआ है, उससे सेटल हो जाता है, फिर भी मुसलमान पक्ष ऊपर ऊधम मचाता ही है। ये वक्फ का ओरिजिनल प्रोसेस है। गलत तरीके से, मैंने जैसे कहा कि गलत तरीके से चढ़ जाते हैं, उसके लिए ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में जाकर कंप्लेंट की जा सकती है और हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है। अब ये जो मामला है वो अभी आया कि राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को, ये महाराष्ट्र का मामला है, और राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को वक्फ का मेंबर बना दिया। राज्य सरकार उसको वक्फ के मेंबर से हटाना चाहती है। केस का नाम अगर आप लिखना चाहें तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस शेख महमूद, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अभी का 6 अप्रैल 2022 का। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया कि कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार ने चुनकर, राज्य सरकार ने नॉमिनेट कर दिया है अपनी तरफ से, अब राज्य सरकार उसको हटाना चाहती है। वो व्यक्ति हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट से उसने कहा कि मेरा अपॉइंटमेंट तो भाई किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए हुआ था, राज्य सरकार पहले से कैसे हटा सकती है, मेरी कोई क्वालिफिकेशन गड़बड़ नहीं है, मेरी कोई मिसबिहेव नहीं है और मेरा कुछ गड़बड़ नहीं है, इसलिए या मेरी जो इफिशियंसी है वो कमज़ोर नहीं हुई, काम करने की क्षमता कम नहीं हुई, तो फिर ये मुझे हटा कैसे सकते हैं। हाईकोर्ट ने उसके पक्ष में वो जजमेंट किया और हाई कोर्ट ने यह कहा कि बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट किया है, अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मिलती है तो फिर आप हटा नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पर्सन अपॉइंटेड या पर्सन इलेक्टेड और पर्सन सेलेक्टेड, इन दोनों में फर्क है। उन्होंने कहा पर्सन इलेक्टेड को राज्य सरकार नहीं हटा सकती जब तक मिसबिहेवियर ना हो या इफिशियंसी कमजोर ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति का नॉमिनेशन राज्य सरकार ने किया हो तो राज्य सरकार को जिन मामलों में नॉमिनेशन करने का राइट है उनमें हटाने का भी राइट है। इसमें प्रश्न एक और छिड़ा था, इसमें प्रश्न ये छिड़ा था कि साहब राइट टू अपॉइंटमेंट जो बताया था बाय नॉमिनेशन, राइट टू अपॉइंटमेंट में राइट टू रिमूवल शामिल नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को रिमूव करने का अधिकार नहीं, राज्य सरकार को केवल अपॉइंट करने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 14 में ये जो अपॉइंटमेंट है इसमें राइट टू अपॉइंटमेंट में ही राइट टू कैंसिलेशन भी शामिल है, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसमें जिसको नॉमिनेट करने का राइट है उसी को कैंसिल करने का भी राइट है मेंबर्स के। तो समाज में राज्य सरकार, जैसे मैंने कहा कि राज्य सरकार को पूरा अधिकार होता है, राज्य सरकार ने अपॉइंट किया, राज्य सरकार को ही रिमूवल का भी राइट होता है और ये सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। इसलिए वक्फ के विषय में राज्य सरकार को बहुत ज्यादा सजग रहना चाहिए और जो भी राज्य सरकारें हैं वक्फ बोर्ड बनाती हैं, वक्फ का जो मिनिस्टर बनाती हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाती हैं, उसको एक ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहिए जो कानून का जानकार हो, संगठनात्मक शक्ति हो और देश का जानकार हो, ताकि वो उसको सही से समझकर सही से हैंडल कर सके। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।